गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियो आफियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और महंगाई के इस दौर में वैसे तो हर बंदा ही परेशान है, वो चाहे मैं हूँ या वो चाहे आप हैं, और जिसकी वाज़ेह झलक ना हमारे रवैयों में बढ़ती हुई तलखी की सूरत में हमें नज़र भी आता है। इसलिए अगर कोई दोस्त या बहन भाई कभी कोई तल्ख बात कर दे, डांट डपट कर दे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मामूली बातों को हम लोग इग्नोर ही करें और बहस में ना ही पड़े, ताकि हमारा मूड भी ख़राब ना हो और हमारा वक्त और एनर्जी भी ज़ाया ना हो। क्योंकि परेशानियों के इस दौर में हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि करीबी रिश्तों, बहन भाइयों, वालिदैन के साथ मोहब्बत की जो डोर है ना, इसको मजबूती से थामे रखें, ना कि वक्त की दौड़ में हम इसको कमज़ोर होने दें। क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और दो लोग ऐसे हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहले वो लोग ऐसे, पहला जो हमारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार देता है, यानी आपका या हमारा बाप जो होता है, और दूसरा जिसकी दुआओं से आप सब लोग या मैं भी, हम लोग जीत जाते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में हो हम जीत जाते हैं, वो होती है हमारी माँ। तो इन दोनों के साथ हमें मेरे ख्याल से शफकत से पेश आना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए, मुस्कुराहटें बांटनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अगर कुछ चीज़ करने की ठान ले तो फिर हम वो कर सकते हैं, कर गुजरते भी हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम कह ले कि ये बना लेना चाहिए कि हमने ये करना ही करना है। बढ़ते हैं जनाब पहली स्टोरी की तरफ। और कोरोना और डेंगू के बाद आपको पता है स्मॉग के वार भी इस वक्त जारी हैं और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त भी आ रहा है। और इंतजामिया की जानिब से भी लाहौर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और स्मॉग पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब ने नए इक़दाम का भी ऐलान किया है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में तमाम सरकारी और जो निजी तालीमी इदारे हैं उनको सोमवार को भी बंद करने का फैसला किया गया है और तमाम तालीमी इदारे वर्चुअल क्लासेस का इंतजाम कर सकेंगे। निजी दफातर का अमला भी अब घर से काम करेगा, 50% घर पर रहेगा। और पंजाब हुकूमत का ये जो नया हुक्मनामा है ये 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। जब भी कोई आफत आती है तो सबसे पहले जो टारगेट होते हैं वो तालीमी इदारे होते हैं, उनको बंद करने का फैसला किया जाता है। हुकूमत के इस फैसले पर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है और उनका मौक़िफ़ है कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही स्टूडेंट्स की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है और इस फैसले से स्टूडेंट्स की तालीम का मज़ीद हर्ज होगा। और स्कूल बंदिश के बारे में स्टेक होल्डर से कोई भी मुशावरत नहीं की जाती है। कोई नई पॉलिसी आ रही होती है तो उनसे नहीं पूछा जाता, उनको नहीं बताया जाता तो ये सारा मामला है क्या, इंतज़ामिया क्यों मुशावरत नहीं करती हैं उनसे, और इस हवाले से स्कूल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ और ये फैसला बच्चों की तालीम पर क्या क्या असरात मुरतब करेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रज़ा रहमान साहब, हैं माहिर तालीम है। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये जो कोरोना के बाद अब स्मॉग के हवाले से नई हिकमत अमली तैयार की गई है हुकूमत की जानिब से, क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या सोचते हैं? ये जो ऐलान किया है कि हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे, आप इत्मीनान हैं या मुतमईन हैं इस पॉलिसी से आप लोग? नहीं, ये तो बेसिकली तो तालीम बंद कर दी गई है। आपने जैसे पहले भी बताया कि वालिदैन का भी इसके ऊपर एतराज़ है और इसके साथ साथ टीचर्स अहबाब का भी इसके ऊपर एतराज़ है कि इस तरह बच्चों को इतनी लंबी छुट्टियां नहीं देनी चाहिए। दरअसल बेसिकली 4 दिन स्कूल बंद हो जाएगा। फ्राइडे भी हाफ डे होता है तो आप समझ लें कि उस दिन भी बच्चे कम से कम आएंगे और सैटरडे, संडे और मंडे ये 4 दिन की छुट्टियां बनेंगी और 3 दिन सिर्फ बच्चों को स्कूल में एजुकेशन मिल सकेगी, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। पिछले साल को भी अगर आप 1.5 साल को देखें तो तकरीबन बच्चे 37 डेज स्कूल गए हैं पूरे 365 डेज में से। तो 37 डेज की पढ़ाई करने के बाद उनको 1100 में से 1100 नंबर भी मिले हैं और उन्होंने टॉप भी किया और हजारों की तादाद में बच्चों ने टॉप किया है। तो ये कोई हम अपनी कौम का मेयार नहीं सेट कर रहे, हम अपनी कौम के मेयार का बेड़ा गर्क भी कह दिया जाए तो मुनासिब लफ्ज़ होगा, इससे भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ये मिनिमम है।
आपको अपने बच्चों को अगले आने वाले दौर के लिए मुश्किल तरीन हालात के लिए तैयार करना है कि आपने उनको आसानियां दे देनी है। देखिए बच्चों को अगर पता लगेगा ना कल से स्कूल बंद है छुट्टियां, वो तो बहुत खुश होंगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बच्चों की सेहत भी तो हमने देखनी है, तो ये भी आर्गूमेंट सही है, ये भी इसमें भी वजन है आर्गूमेंट में कि सेहत से पहले तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सेहत के लिए एहतियात जो डॉक्टर्स ने कही है उस एहतियात को करना चाहिए। ठीक है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, रेगुलर स्टीम लेना बहुत जरूरी है, गरारे करना बहुत जरूरी है। ये 2-3 चीजें हैं जो अगर बच्चे उनके पेरेंट्स रेगुलर करते रहें तो वो ठीक रहेंगे, उनकी सेहत ठीक रहेगी, उनकी आंखें, उनके नॉस्ट्रल प्रॉब्लम या कोई भी और गले का इन्फेक्शन है वो सब चीज़ों से महफूज रहेंगे। अगर हर दफ़ा डेंगू आ गया स्कूल बंद कर दें, अगर कोरोना आ गया स्कूल बंद कर दें, फिर आज अगर स्मोक आ गई स्कूल बंद कर दें, तो स्कूल तो सबसे पहले निशाना बनते हैं और ये स्कूल बंद नहीं होते, बेसिकली ये तालीम बंद हो जाती है। आप देखें कि वालिदैन ने 1.5 साल बच्चों को घर में पढ़ाया है और एट लास्ट हैंड्स अप कर दिए हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते। ये स्कूल का ही काम है कि वो बच्चे को 6 घंटे एक जगह पे बैठा के पढ़ाता है और इतनी वैरायटी देता है जिसमें उसकी इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, मैथ्स भी है, तमाम सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स भी है, एक्टिविटीज़ भी हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, स्कूल में डिसिप्लिन भी है, स्कूल के अंदर कॉम्पिटेंस भी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, स्किल्स भी बहुत सारी हैं। तो स्कूल इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे अगर पढ़ाता है तो ये कुदरत का एक निज़ाम बना हुआ है कि उसने स्कूल में जाके, जैसे मस्जिद में जाके हमें एक नमाज का 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है, इसी तरह स्कूल में आके सीखने के लिए वो 2-4 सब्जेक्ट आता है, सीख के 27 जाता है। तो ये कुदरत ने जो स्कूल को एक कैपेबिलिटी दी है, टीचर को एक नेमत दी है कि बच्चा उसकी बात को सुनने के लिए तैयार और सीखने के लिए तैयार होता है, वो उस कैपेबिलिटी से आप बच्चे को दूर कर रहे हैं, उसको आप तालीम से रोक रहे हैं, उसको उसकी देखें ये वो टाइम है बच्चे का, हर वक्त बच्चे ने कुछ ना कुछ तो सीखना है, या सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो जब आप बच्चे को छुट्टी करवा लेंगे तो वो नहीं सीखेगा, जब वो स्कूल आएगा तो वो सीखेगा। ये कुदरत का निज़ाम ये भी है कि जब आप बहुत सारे बच्चों में बैठते हैं तो आप बच्चों से सीखते हैं, आप उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। फिर एक बच्चा अच्छा आंसर देता है, दूसरा भी चाहता है मैं अच्छा आंसर दूं, वो अपने माइंड को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ स्कूल से उठाया जा सकता है। आज अगर वालिदैन ये इतराज़ कर रहे हैं कि आप स्कूल बंद ना करें, बच्चों को स्कूल जाने दें, तो ये बहुत बड़ा इनकलाब है। ये तो वालिदैन ने आप कह लें अपने बच्चों की खातिर एक फेवर दी है बच्चों को, और एक बच्चे चाहते हैं स्कूल ना जाएं। आज से 2 साल पहले देखें वालिदैन भी चाहते थे छुट्टियां हो जाएं, आज वालिदैन का जो ओपिनियन है बिल्कुल ऑपोजिट है। वालिदैन आज चाहते हैं नहीं बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल ही सिखाता है, स्कूल में सीखते हैं, वहीं से आउटपुट आती है, डिसिप्लिन रहता है बच्चा मैनर्स में रहता है, बच्चा एथिक्स में रहता है। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आप स्मोक आ गई, डेंगू आ गया, कोई भी मामला हो गया, आप तालीम को बंद कर देंगी तो बहुत बड़ी ज्यादती है। आप लोग भी यही कहते हैं कि तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा हिफाजती तदाबीर करना बहुत जरूरी है, और आपको मालूम है कि स्कूल में पहले भी SOPs पे बहुत अच्छी तरह से अमल दरामद की है। अभी भी हमें मौका मिलेगा, हम बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। स्कूल देखें एक एटमॉस्फेयर है, वो सेम एटमॉस्फेयर घर में भी मौजूद है। बच्चे को अगर इसका स्मोक का खतरा स्कूल में है तो वो घर में भी मुमकिन हो सकता है। तो आप इसको इतना ज्यादा सीरियस ना लें कि जी बच्चों का स्कूल बंद कर दें हर दफा। देखें मुनीबा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी बच्चे पे करती है। 100% इन्वेस्टमेंट वही है, अब उसी से उसको फ्रूट मिलना है, वही उसका वो दरख्त है जो कल को फल देगा। तो आप जब उस फल वाले दरख्त को फलने फूलने नहीं देंगे, वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? क्या वालिदैन फीसें जमा नहीं करा रहे? क्या वालिदैन उनके सारे एक्सपेंडिचर्स नहीं मीट कर रहे? और उसके बावजूद उनके बच्चों को तालीम ना मिले तो ये किस कदर बड़ा जुल्म है। सब कुछ करा रहे हैं। और फीसिस की आपने बात की है, मतलब कोरोना के इतने बदतरीन हालात में हम रह रहे थे, तब भी वालिदैन ने पता नहीं किस तरह करके अपने बच्चों की फीस जमा भी कराई है, और फिर भी अगर वो तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे या स्कूल नहीं जा पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा उनका। दूसरा, हुकूमत ने कहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे, तो क्या मंडे को ऑनलाइन क्लास होगी या छुट्टी होगी? देखिए, ऑनलाइन सिस्टम जो हमारे मुल्क का है, इसकी जो आज 2019 में एक रिपोर्ट यूनिसेफ ने दी थी जिसमें उसने ये बताया था कि पाकिस्तान के 86% जो प्राइमरी स्कूल हैं वो देहाती एरियाज में हैं या दूर दराज हैं, जहाँ पे ऑनलाइन की फैसिलिटी इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जब एक इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो गैजेट्स का होना, डिवाइसेस का होना तो नामुमकिन है। आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की थी कि बच्चों के लिए डिवाइसेस को और लैपटॉप को और ये इसकी जो टैब्स हैं इनकी प्राइसेस को कम कर दिया जाए। वो बजाय कम करने के वो बढ़ रही है, 240% ड्यूटी आयद कर दी गई और एक इनाम और तोहफा अवाम को दिया गया कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाएं। ये तो एक तरह से मुझे लगता है बाज़ का पेरेंट्स के साथ रिवेंज ले रहे हैं, बच्चों के साथ एक दुश्मनी वाला मामला चल रहा है। बच्चों को डिवाइसेस चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन को शिफ्ट भी करेंगे तो कोई गवर्नमेंट उसमें आसानियां दे। लेकिन सारे बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन पे फौरी तौर पे शिफ्ट नहीं हो सकते थे, ग्रेजुअली हो सकते थे। आप कोई स्टेप तो लेते कि बच्चे ग्रेजुअली शिफ्ट होते। ओवरऑल अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो सिर्फ 14% बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट और साथ
लैपटॉप की या टैब की फैसिलिटी या मोबाइल की फैसिलिटी मौजूद है। उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी के भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल उनके पेरेंट्स के पास है। जब वो इवनिंग में आते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, वो बच्चे उस वक्त उसके बाद अपना काम करना या अपने असाइनमेंट करना शुरू करते हैं। तो एक फैमिली के लिए जो एक लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, उसके लिए कितना मुश्किल है ये सारी चीजों को मैनेज करना। सर इसका क्या हल है, क्योंकि अब जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो फिर मंडे को क्या करेंगे, मतलब जिस दिन छुट्टी होगी फिर वो क्या करेंगे, उनका तो हर्ज ज्यादा होता जाएगा फिर तालीम का। जी, गवर्नमेंट स्कूल तो सैटरडे को भी खुलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सैटरडे को भी हर्ज होगा और मंडे को भी हर्ज होगा। 2 दिन उनके बच्चों के जाया हो जाएंगे, बच्चे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। माँ सिवाय घर में कोई असाइनमेंट दी हो उसको कॉपी डाउन करें, लिखें और जाके सर को, अपने टीचर को, उस्ताद को चेक करवा दें कि हमने ये काम किया है। ये तो सरासर बच्चों का नुकसान है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जाए जिसमें बच्चे स्कूल आ सकें। लेकिन थोड़ा सा टाइम, इस वक्त 9 बजे हैं, 9:05-7-10 हुए हैं, बाहर सूरज निकला हुआ है, फॉग का कहीं कोई स्मोक का नामो निशान नहीं है। टाइमिंग को आगे बढ़ा के वाइजली डिसीजन किए जाएं और टाइम उधर से छुट्टी का वक्त भी बढ़ा दिया जाए, वो 3 बजे कर दिया जाए, 2:30 बजे कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि बच्चों के एजुकेशन का तसलसल नहीं टूटेगा और बच्चे अपनी तालीम की तरफ राग़िब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट ने मैट्रिक के लिए टेक्निकल जो है एजुकेशन का शोबा लाने का फैसला किया, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने और फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक टेक इस साल इंट्रोड्यूस करा दी है। अच्छा। उसके ऊपर पहले पायलट प्रोजेक्ट किया गया और इस साल उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और उसमें बड़ी अच्छी अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, बड़ी इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसको 5 स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है। एक स्ट्रीम लाइन है बच्चों के लिए ड्रेस डिजाइनिंग और बच्चों के लिए एक ड्रेस डिजाइनिंग का पहला स्ट्रीम लाइन है। सेकंड स्ट्रीम लाइन है कंप्यूटर्स की, जिसमें बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। थर्ड होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म भी इसमें ऐड कर दिया गया है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जुड़े हुए जितनी फील्ड्स हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियंस हैं और रेफ्रिजरेशन है, ये सारी फील्ड्स को भी उसमें अटैच कर दिया गया है। इसके साथ एक इन्होंने बिल्डिंग सेक्टर इस दफा मुतारिफ करा दिया, जो सोलर एनर्जी और सी पैक के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। देखें, जो लास्ट टाइम हमारे बच्चों ने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए ना जी, तो तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे थे। उसमें से 10 लाख बच्चों को कॉलेजेस में दाखिला मिल गया। ठीक है। 25 लाख बच्चा जो किसी कॉलेज में नहीं जा सका, उसको अपनी तालीम छोड़नी पड़ी, वो इस वक्त गलियों में फिर रहा है। कोई ना कोई अर्निंग है, ना कोई काम है, ना कोई पढ़ाई है, वो फारिग बैठा हुआ है। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगी आने वाले वक्त में। जिन बच्चों को ये मौका मिलेगा, ये अगर वो करें तो वो फौरी तौर पर अपना रोजगार जो है वो जनरेट कर सकेंगे। और टेक्निकल एजुकेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है आने वाले दौर में कि जितनी वैल्यू इसकी होगी दूसरी एजुकेशन की नहीं होगी। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ जरूर क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं ना, जिसे कहते हैं जी हमने यूईटी में इंजीनियर बनने जा रहे हैं, बेसिकली वो भी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं वो भी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, वो भी टेक्निकल शोबे हैं। लेकिन हमें एक क्रेज है कि हमने इंजीनियर बनना है या हमने डॉक्टर बनना है। उसके अंदर इन दोनों फील्ड्स के अलावा और टेक्निकल एजुकेशन में बहुत सारा स्कोप है, हजारों की तादाद में फील्ड्स हैं। बच्चों को उस तरफ आना चाहिए, इसीलिए ये मैट्रिक स्ट्रीमलाइन शुरू कराई गई है कि बच्चों को वेरी अर्ली एज से इस तरफ रागिब किया जाए कि वो अपनी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। मतलब ये सिस्टम कितनी आसानी पैदा करेगा अगर पूछा जाए स्किल सेट करने के हवाले से, या हमारे जो बच्चे हैं वो अपना मुस्तकबिल इसमें देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। और देखें, जो ही बच्चा मैट्रिक कर लेगा, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो ही मैट्रिक कर लेगा वो इतना काबिल हो जाएगा कि वो 50,000, 60,000, लाख कमा लेगा। अब इससे बढ़ के और एक वालिदैन को, एक बच्चे को क्या चाहिए? हम जो भी अपना पढ़ाई करते हैं या हमारा जो भी फोकस होता है, हमेशा ये होता है कि हम कल को अच्छी अर्निंग कर लें, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड सेट कर लें और हमारी आमदन अच्छी हो, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज हों। तो मैट्रिक टेक करने के बाद बच्चों के लिए रोजगार के मौके फौरी पैदा होंगे। इसमें बच्चों को कुछ चीजें ब्लेंड करनी पड़ेंगी, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखनी पड़ेगी, फिर साथ डिजिटल मीडिया को ऐड करना पड़ेगा, ई कॉमर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो बच्चा एक बेहतरीन बिजनेस कर सकेगा अपना। और वो जब अपना बिजनेस करेगा, इस फील्ड्स में करेगा, तो आते साथ ही मैट्रिक करते साथ ही उसको बहुत अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जॉब भी वो कर सकेगा। एग्जैक्टली। और आपको इसका एम्बेसडर भी बनाया गया है फेडरल गवर्नमेंट, एम्बेसडर भी बनाया गया है। हाँ। कैसर आलम साहब इसके जो चेयरमैन साहब हैं, वो बड़े विजनरी आदमी हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान किया है। ये बल्कि पूरे पाकिस्तान पे उसको लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम भी लेता है। पाकिस्तान एम्बेसीज के जो स्कूल हैं उनके एग्जाम भी ये लेता है। वहां भी ये फैसिलिटी चली गई है कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एजुकेशन में मैट्रिक कर लें और आगे इंटर भी इसमें आ रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है, जहाँ पर इतना हर्ज हो रहा है वहाँ पर एक अच्छी चीज भी आ रही है। उम्मीद करते हैं सर अगर आप इसमें हैं तो इसमें अच्छी ही मजीद भी हमें चीजें नजर आएंगी। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब, अब हफ्ते में 3 दिन जो है वो
स्कूल बंद रहेंगे और बच्चों का और जैसे वालिदैन का भी ये मौक़िफ़ है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ऑलरेडी तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है। जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे, आ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब जिक्र एक ऐसे वाक़े का जिसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है कि शहर लाहौर है या फिर इलाका है। बागों के शहर में जंगल का कानून राज करने लगा है क्या? 2 रोज पहले लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग का तबादला होता रहा। पूरा इलाका 2 घंटे तक गोलियों की तरतराहट से गूंजता रहा। मुल्जिमान छतों पर आमने सामने बिला खौफ व खतर फायरिंग करते रहे और फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शदीद फायरिंग की आवाज सुनकर शहरी घरों में महसूर होकर रह गए थे और सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद फायरिंग से गूंजता रहा हमारा शहर, लेकिन पुलिस हमें कहीं नजर नहीं आई। पुलिस की इस लापरवाही ने शहर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है और शहरियों के तहफ्फुज के हवाले से इंतहाई संजीदा सवालात को जन्म दिया। और सिर्फ एक वाकया नहीं है ये जो पेश आया, इससे पहले भी कई वाकयात हैं और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाकयात जो हमें नजर आते हैं। बेशक वो चाहे जिले अदालतें हो, चाहे वहां पर भी हमें फायरिंग के वाकयात नजर आते हैं, वो चाहे गली मोहल्ले में फायरिंग के वाकयात हो जाए। अभी 2 दिन पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी पेशी पर आए बाप बेटे पर मुखालिफिन की तरफ से फायरिंग की गई और बाप अब्दुल सलाम जाँ बहक हो गया, जबकि बेटा सुहेल सलाम शदीद जख्मी हुआ। और ये फायरिंग की वीडियोस हम जब देखते हैं, आप लोगों ने भी बेशक देखी होंगी, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हम गेम देख रहे हैं। ये जैसे पबजी में ये फायरिंग की जा रही होती थी या जो चल रही होती थी गेम, हमें लगता है हम वो सारा सिनेरियो देख रहे हैं। तो ये मसला आखिर है कहाँ पर, ये मामला क्यों पेश आया, पुलिस की जानिब से इस पर क्या एक्शन लिया गया है और नौजवान नस्ल में असले का जो रुझान है वो क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा आशिक हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मुदस्सर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मुदस्सर, आपसे ही स्टार्ट करूँगी, हमें बताइएगा इस मामले की जो अपडेट है वो क्या हुई है, क्या कार्रवाई इसमें की गई है, पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं अभी तक? अच्छा अमनीबा, मैं आपको बता दूं कि ये पहला वाक़या नहीं है कि लाहौर में इस तरह की फायरिंग हुई है। पहले भी फायरिंग होती रही है, लेकिन ये एक मुनफरिद फायरिंग थी। अगर इसको देखा जाए तो 2 से 2.5 घंटे तक फायरिंग हुई है और ऐसी अंधाधुंध फायरिंग हुई है, ऐसी ज़बरदस्त हवाई फायरिंग हुई है कि जो इलाका के रहायशी थे वो अपने घरों में सहम गए हैं। और जब लोगों ने कॉल किया है 15 पे, तो तब जाके पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तब जो डॉल्फिन गई है वो फायरिंग तब भी करने से हटे, अच्छा, करते रहे हैं, थी तब भी वो करते रहे हैं। डॉल्फिन गई है, पीरू गई है, वो इतने हार्ड क्रिमिनल है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद एसपी गया है तकरीबन 2 घंटे के बाद, जब एसपी की गाड़ी गई है प्रोटोकॉल के साथ, पीछे उसके गाड़ियां, फिर उनको पता चला कि वो बड़ा अफसर आया, फिर उन्होंने फायरिंग बंद किया, फिर फरार हो गए। ये नहीं कि पुलिस जाके पकड़ लिया उनको, पुलिस ने सिर्फ खोद इकट्ठे किए हैं वहां पे जाके, और कुछ भी नहीं उन्हें मिला वहां पे कुछ नहीं मिला। ठीक है। और जो मुलजम पुलिस ने अब तक पकड़े हैं तो 12 मुलजम हैं, इसमें 6 तो हम कह सकते हैं कि अभी मुश्तबा हैं, और जो 6 हैं ना वो उनके रिश्तेदार हैं। 2 ग्रुप हैं, नादिर ग्रुप है और बाबर ग्रुप है। ठीक है, ये हार्ड क्रिमिनल हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनके पास जो गन्ने हैं, कलेशन कोप है, वो रूसी साख्ता हैं, मशीन गन्ने हैं जिनसे उन्होंने फायरिंग की है, और उसके बाद हैंड ग्रेनेड भी हैं। ठीक, अच्छा, आज सबसे अहम बताऊं कि देखें कि लाहौर के वस्त में बैठे हुए हैं और उनके पास इतना जदीद असला है, और लाहौर की पुलिस खामोश, कोई पता नहीं है उनको कि यहाँ पे इतने बड़े हार्ड क्रिमिनल हैं। हमको हार्ड क्रिमिनल दहशतगर्द भी कह सकते हैं, अभी इन पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। ओके, अब दहशतगर्दी का पर्चा आईजी साहब की जानिब से क्या मौक़िफ़ है, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई बताया जा रहा है? मतलब कितने लोग हैं जो अभी भी फरार हैं और उनको ढूंढा जा रहा है, कुछ पता है उन्हें कि नहीं है? आईजी साहब को पता है, लेकिन ये 6 मुलजमान हैं जिनको नामजद किया गया है, 6 नामालूम हैं। 2 जो इसमें मरकजी मुलजम है ना, जो हमें वीडियोस में भी नजर आ रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, जो 2 ग्रुपों को लीड कर रहे हैं। ठीक है,
वो ताहाल मफरूर हैं, वो इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाएंगे। वो पुलिस अपना रवायती तरीका इस्तेमाल करेगी। अब टीमें ये लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन की टीमें लगी हुई हैं, ऑपरेशन की टीमें लगी हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है, मोबाइल उनके बन जा रहे हैं। ठीक है, IG ने ये काम किया है कि DSP को मुअत्तल किया है, SHO को मुअत्तल किया है कि उनकी नाअहली की वजह से कि यहाँ पर हार्ड क्रिमिनल थे। लेकिन देखें कि ये आए रोज़ फायरिंग करते हैं, उन्होंने पहली दफ़ा फायरिंग नहीं की है, जो आए रोज़ फायरिंग करते रहते हैं। और वहाँ पे एक उन्होंने, मैं कल थाने में मौजूद था, वहाँ पे एक उसी जो गांव का एक आदमी आया तो उसने कहा जी कि ये तो आए रोज़ फायरिंग करते हैं, हम पुलिस को भी इतला देते हैं, ठीक है, पुलिस इनको पकड़ती नहीं है, क्योंकि यही दो ग्रुप जो थे, यही दो ग्रुप है, इनकी पुरानी दुश्मनी है। लेकिन अभी जो इनकी जो तनाज़ा हुआ है ना, वो रिश्ते के तनाज़े पर उन्होंने फायरिंग की है। ठीक है, और पहले एक ग्रुप ने फायरिंग किया, फिर दूसरे ने किया, फिर ये करते ही गए हैं जितनी पूरे 2 घंटे तक, जब तक पूरी पुलिस की स्क्वाड नहीं जाती। डॉल्फिन फोर्स को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं कि ये भी कोई फोर्स है, और डॉल्फिन फोर्स बाहर ही खड़ी रही है, वो भी उनके घरों में नहीं गई। इस तरह के हार्ड क्रिमिनल को तो आपने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि ये डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स है ना, इस पर हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, इतनी जदीद इनको मोटरसाइकिलें दी हैं, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है वो सिफर है। कहीं भी जो फायरिंग होती है, इनको मौके पे जाके रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये मौके पे चले जाते हैं तो आधे घंटे बाद, हालांकि इनका रिस्पॉन्ड टाइम तो 10 मिनट है, इनके पास इतनी अच्छी बाइक्स हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ये फायरिंग नहीं रुकवा सके कि इतना खौफ और राज फैल गया, लोग समझे कि पता नहीं। ऐसे 2 घंटे तक ये फायरिंग का जो तबादला था ये होता रहा, और कोई थोड़ी देर के लिए नहीं, 2 घंटे बहुत ज़्यादा वक्त होता है, और उसमें पुलिस को किसी ने तो इतला किया होगा, किसी ने तो फ़ोन किया होगा, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, इस हवाले से भी हम मुदस्सर से जानेंगे। लेकिन डॉक्टर उज़मा से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर उज़मा, आपने सारी जो है वाक़या सुना, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, तो क्या हम वीडियोस जब मैं भी देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम का, ये जो PUBG का जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि उसका कोई एक सिनेरियो हमें लग रहा है कि 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और गोलियों का और फायरिंग का तबादला हो रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब हमारे नौजवान नस्ल में इतना क्यों ये तैश समझ लें, या इतना गम और गुस्सा, और क्या ये पाया जा रहा है उनमें, क्या लगता है आपको? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आया ये सोशल मीडिया का जो रोल है, या बच्चे जो वीडियो गेम्स वगैरह देख रहे हैं, ये तशद्दुद का जो आंसर है या एग्रेशन जो बिहेवियर में आ गया है, ये एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि ये एकदम या एक दिन में या एक कुछ हफ्तों में पर्सनालिटी में नहीं आ जाता, उसको वक्त लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और बच्चे की अगर हम ग्रोथ की बात करें, पैदाइश से लेके उसके डेवलपमेंटल एज से लेके उसके बड़े होने तक अगर हम देखें, तो एनवायरनमेंट में वो जो फैक्टर्स देखता है उससे अफेक्ट होता है। और अभी रिसेंटली इन गेम्स का जो इन्फ्लक्स आ गया है, उसमें बच्चा आइडलाइज करता है उस हीरो को जो उसमें गेम्स में देख रहा होता है, और उसमें वो देखता है कि वो हीरो को कहीं भी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करके उसने उस एंड तक पहुंचना है। हाँ। तो वो उसका जो जहन है वो उस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी करना है, और वो टारगेट जो है वो अचीव करना है। लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, किसी एक फैक्टर को हम लेबल नहीं कर सकते कि जी यही एक फैक्टर है। जिस तरह सोशल मीडिया है, उसमें बेशुमार फैक्टर्स आ जाते हैं। जिस तरह बच्चा जब घर का माहौल देखता है, बड़ों को जिस तरह करते देखता है, माँ बाप को रिस्पॉन्ड करते देखता है, माँ बाप के रवैयों में इर्द गिर्द उसके स्कूल कॉलेजेस और उसकी सोसाइटी में अगर एग्रेशन या एंगर मौजूद है, और वो देख रहा है कि सिचुएशन में थ्रू एंगर ही मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तो वो एक लर्नड बिहेवियर के तौर पे उसकी पर्सनालिटी में शामिल हो जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पुख्ता हो जाते हैं बहुत से अवामिल, और लेटर लाइफ में फिर वो नज़र आते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि किस तरह मुझे रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट को, वो उस तरह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें यकीनन मैं सर की बात को उसको एंडोर्स करूँगी कि बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह हम अक्सर हम कहते हैं कि जी इंसाफ के बगैर, और अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा और किसी को राइट टाइम पे उसका राइट नहीं मिल रहा, तो वो एक तशद्दुद का और एक एंगर का जो अग्रेशन जो डेवलप हो जाता है, वो एक स्टीम बन जाती है इंडिविजुअल के अंदर, जो कहीं ना कहीं फिर बाहर निकलती है। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं, हम बचपन से ही बच्चों को ये दिखा रहे होते हैं। अगर वीडियो गेम्स की खाली बात कर ली जाए, तो वीडियो गेम्स वो बचपन से खेलना शुरू कर देते हैं, उनमें सीन्स भी इस तरह के देखते हैं, तशद्दुद जो सीन्स होते हैं। मतलब ये भी एक फैक्टर जिस तरह आपने बात की, इसकी वजह से भी हमारी जो नौजवान नस्ल है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, ग्रोइंग एज में आते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है, वो फिर लाकानूनी इनकी तरफ चले जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल में काउंसलर्स मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट इस तरह एडवर्टाइज़ की हुई है गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के पोजीशंस में इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ऐसी कहना चाहिए कि प्रोफेशन है जो इन चीज़ों को डील करता है। सोशल मीडिया का रोल, गेम्स का रोल, जहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जहाँ पे हम हेलमेट पहले नहीं लोग पहनते थे और अब सब पहन रहे हैं। दिस मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बेशुमार तरीके हैं इन गेम्स पे चेक एंड बैलेंस, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चे खेलते हैं, बहुत से साइट्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पे चेक एंड बैलेंस किया जाना बहुत ज़रूरी है बच्चों की फ्यूचर के लिए। और मेरा ख्याल है इस पे एक कदम बहुत इम्पॉर्टेंट है उठाना। हमने भी सारी चीज़ें सुनी, आपको क्या लगता है मतलब हम ये जो बिगाड़ है जो पैदा हो चुका है इसको हम किस तरह संवार सकते हैं? हमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ मुस्बत जो है वो करनी चाहिए ताकि हमारा मुआशरा या हमारी जो नौजवान नस्ल है जो इसमें पढ़ चुकी है उसको हम बाहर निकाल सकें? देखिए, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स मेन जो है वो आपसे शेयर करूंगी। एक तो ये कि अगेन स्कूल कॉलेजेस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना, जो उनकी तरबियत में अगर वही मसाइल हैं तो वही आइडेंटिफाई हो जाएं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उसका भी क्राइटेरिया जो है वो कुछ इदारों ने उसको सही तौर पे नहीं रखा हुआ। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए तो वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि पेरेंटिंग को अगेन जब बच्चे की हम परवरिश की बात करते हैं तो उसको डिसिप्लिन हमने बहुत शुरू में उसकी अपब्रिंगिंग के दौरान कर लेना है। उसको ये सोचना कि ये बड़े होके ठीक हो जाएगा, इस पे जो है पेरेंटिंग पे वर्कशॉप्स, पेरेंटिंग पे जो है अवेयरनेस कैंपेन्स के हम उसको जो है वो किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। एंड थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट कि एक क्या कहना चाहिए कि इंसाफ का मिलना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन का जो उस इंसान को मिलना है जो इस एंगर को और इस एग्रेशन को कम कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही मायनों में अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब इंसान ये देखता है कि मुझे नहीं मेरा राइट मिलना और तो वो फिर गलत तरीकों की तरफ और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए। बस लास्ट है तो आप लास्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाहौर में जो नजायज असला है ना ये बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से फायरिंग हो रही है। काने में भी फायरिंग हुई, जेडू गांव में। मैं ये पूछना चाहूंगी मुदस्सिर, डेडलाइन कब तक पुलिस ने दी है, कब तक ये पकड़ लेंगे इनको? पुलिस की डेडलाइन तो 24 घंटे की थी जो गुजर गई है, ठीक है। और डेडलाइन अब उनकी जो CIE टीमें हैं, जो ऑपरेशन टीमें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पकड़ लेंगे, मुलजम पकड़ा जाएगा। कहाँ जाना है उसने? ये पुलिस रवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कि करने चाहिए वो कर रही है, पकड़ लेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या रुकेंगे नहीं। इसके लिए जब तक नजायज़ असला लोगों से बरामद नहीं करेंगे, इस तरह के हार्ड क्रिमिनल से, जिस तरह के मुलजमान हैं, पुलिस को पता है किस किस के पास नजायज़ असला है और किस तरह का असला है, जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, उनसे नजायज़ असला बरामद नहीं करेंगे, ना ये कत्ल गारत रुकेगी, ना ये डिकेटियाँ रुकेंगी, ना इस तरह के हवाई फायरिंग के वाक़यात रुकेंगे। इन्होंने तो सीधी फायरिंग की है ना एक दूसरे पे, और ये अभी भी इनको पता है जब तक ये मुकम्मल असला इन पर बरामद नहीं किया जाता, मुकम्मल जो भी नवाब टाउन के इलाकों में है, जहाँ भी पूरे लाहौर में, तब पुलिस को पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, 110% पता है पुलिस को कि किसके पास असला है। और जब ये नाकों से लेके आते हैं, इनके जो मुखबिर हैं इनको बता देते हैं, जो SHOs को पता होता है। लेकिन क्या करें, उनका भी रोजी रोटी मेरे ख्याल में हराम की रोटी है इनकी। हम यही कह सकेंगे, तनख्वाह लेने के इनके जो खर्चे हैं SHOs के वो 15 से 20 लाख हैं, तनख्वाह इनकी 1 लाख है, किसी के 70-80 हज़ार है। तो फिर उनको मीट करने के लिए फिर इस तरह के पेड क्राइम करवाते हैं। मतलब ये पुलिस महकमे में जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं, ये काली भेड़े हैं ना, काली भेड़े हैं ना, इनको सफाया करना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है ताकि हमारा जो मुआशरा है वो अच्छा हो सके। और ये एग्जैक्टली ये चैलेंज है, इस चैलेंज को भी हम लोगों ने सही करना है। डॉक्टर उस्मा आशिक हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा। और मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, मजीद भी आपसे बात करनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात करें पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और उनको दरपेश मसाइल की, तो पाकिस्तान इस वक्त बहरानिस्तान बनता जा रहा है। एक के बाद दूसरा बहरान जन्म लेना शुरू कर देता है। कभी आटे का बहरान पैदा हो जाता है तो कभी चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफे के बावजूद
पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान भी जन्म लेने को तैयार है। पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन की जानिब से एक मरतबा फिर मुल्क भर में हड़ताल करने का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 25 नवंबर यानी कि कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन के मुतालबात क्या हैं और ये हड़ताल क्यों की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी नुमान मजीद हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के। नुमान साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप लोगों की नुमान साहब क्या डिमांड्स हैं, क्या मुतालबात हैं, हमें बताए गए जिसकी वजह से आप लोग कल हड़ताल करने जा रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के कंसर्न हैं? हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। मौजूदा हालात के मुताबिक जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है हमारी, तो हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करके 6% किया जाए। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आप लोग जो है वो प्रॉफिट मार्जिन रखकर ही सारा कुछ कर रहे हैं और आप लोग सही जा रहे हैं। हुकूमत की उनका मौक़िफ़ तो ये है, हुकूमत की जो वर्किंग है ना वो शायद 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात है, बिजली के नरखों में जैसे इजाफा हो चुका है और जैसे तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, तो इन हालात में तो ये बात करना गैर मुनासिब होगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनको तो यही लगता है, उनका तो मौक़िफ़ यही है जिस तरह आप लोगों ने भी बताया कि हुकूमत ये कह रही है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों ने रखा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, तो आप लोगों को तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये 10 साल पहले की शायद बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है ना ये वाकई में अब नहीं, उन्होंने वर्किंग नहीं की। अब की ये फ्रेश वर्किंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी 3 नवंबर को, उसमें उन्होंने एग्री किया कि हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 3 रुपये है और 3 रुपये हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, तो ये तो प्रॉफिट तो रहा ही कोई नहीं, सारे पैसे तो हमारे जो है वो एक्सपेंसेस पे लग गए ना। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जैसे 3 नवंबर की भी आप बात करें, तभी आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन मुज़ाकरात के बाद हड़ताल जब मुअख्खर कर दी गई है, तो ये छोटे से दौरानिए में या कह लें कि 3 हफ्ते के बाद आप लोग दोबारा हड़ताल करने जा रहे हैं, तो क्या वो मुज़ाकरात में क्या बातें हुई थी, क्या वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आप लोग दोबारा हड़ताल की कॉल दे दी आपने? मुज़ाकरात हमारे जो है वो बज़ाहिर तो उस वक्त कामयाब लगे थे, उन्होंने जो है हमारी बातों पे भी एग्री किया था, लेकिन उन्होंने हमसे टाइम मांगा था 2 हफ्ते का, यानी कि 17 नवंबर तक का टाइम था, और हम लोगों ने उन्हें आगे से 3 हफ्तों का टाइम दिया कि आप मज़ीद वर्किंग कर लें। तो उन्होंने जो है 5-6 नवंबर के बाद से जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर डीजी ऑयल थे, जिसके अंदर मिनिस्टर खुद बैठे हुए थे हमारे साहब, उन्होंने जो है उसमें जो है ये सारी बातें एग्री करने के बाद हमने रब्ता ही नहीं किया, उनसे कोई मज़ीद मुज़ाकरात ही नहीं किए उन्होंने हमारे साथ। ठीक है, मुज़ाकरात ही नहीं किए गए, तब तो कामयाब आप लोगों को लग रहे थे, लेकिन बात नहीं की गई। दिन आप लोगों ने ये लायामल अपनाया है कि हम लोग दोबारा हड़ताल की कॉल देंगे, और कल यानी कि 25 नवंबर कल ये लोग हड़ताल करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। तो कल अगर हड़ताल हो जाएगी जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होंगे, लोगों ने ऑफिस जाना है, स्कूल कॉलेजेस, इवन के एम्बुलेंसेस भी होंगी, जिन्होंने मरीज़ हैं उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या आप लोग कर रहे हैं या क्या लाया अमल इस हवाले से अपनाया जाएगा? लोग तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस बारे में हमने 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके अंदर हमने आवाम से बार बार माफ़ी मांगी है कि हमें ये जो इंतहाई कदम हम उठाने जा रहे हैं, हम मजबूर होकर उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, हम लोगों को भी जो है वो अपना घर चलाना है सारा। तो अभी तो ये बिल्कुल जो है लॉस में जा रहा है कारोबार, क्योंकि जितनी महंगा ये हो चुका हुआ है, जिस तरह से 70 रुपये पे जो हमें 70 रुपये लीटर पे जो हमें प्रॉफिट मिलता था, आज 146 रुपये पे भी सेम प्रॉफिट है। अच्छा, तो आप देखें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है और उसके मुताबिक हमें जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो आप लोगों की ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है जिसका आप लोग मुतालबा कर रहे हैं? हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जिसके ऊपर जो है ये ईसीसी की जो मीटिंग बैठी थी, उन्होंने एग्री भी किया था, 3 रुपये पर लीटर हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 3 रुपये ही है पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास आते हैं, हम सिर्फ इस टाइम जो है खिदमत खल की कर रहे हैं, कुछ घर नहीं ले जा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहे हैं, जितना है ऑपरेशनल कॉस्ट उसके ही मुताबिक दे रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है ये 1 रोजा होगी या एक्सटेंड भी कर सकती है ये? जी, ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है, वो अगर आज नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं हड़ताल करने की। किसी का दिल नहीं करता है कि जो है वो अपना कारोबार बंद करे, मजबूर होकर स्ट्राइक करने पर हम मजबूर हैं।
मतलब ये अगर हुकूमत नहीं मानेगी मुतालबात तो ये स्ट्राइक जो है ये बढ़ भी सकती है और जो आवाम है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं, और बार बार आप लोगों ने यकीन दहानी भी कराई है, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन मुज़ाकरात अगर हो जाए आज तो ये मौखर हो सकती है? देखिए, अब मुज़ाकरात का टाइम तो नहीं है। अब हमें जो है नोटिफिकेशन चाहिए, हमें नोटिफिकेशन जारी कर दें, हमें बता दें कि हमारा 6% मार्जिन इंक्रीज कर दिया गया, तो हमें जो है हम हड़ताल की कॉल वापस ले लेंगे, हमें कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन नुमान साहब पहले ही परेशान है जो आवाम है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, हर महीने उसमें इजाफा होता है। तो अगर आप लोगों के डिमांड्स मान ली जाती हैं, हुकूमत आपके साथ अग्री कर जाती है, तो ये मजीद नहीं उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा? नहीं, हम आवाम के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हुकूमत जो अपने लेवी चार्जेस है ना, जो उसके अंदर से बस हमें जो है ना वो 4 से 5 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे हुकूमत को। 6% के मुताबिक जो है ना इस टाइम 8 रुपये बनते हैं, तो 3 रुपये हमें मिल रहे हैं, 5 रुपये आप बढ़ा दें। अब 8 रुपये हर 15 दिन बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये करना, अपने लेवी चार्जेस में एडजस्टमेंट कर दें, कोई मसला नहीं है। और दूसरा, आप लोगों ने भी मुतालिबा किया है कि आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके भी लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं। आप लोग अपना ही क्यों कारोबार ठप करना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है? देखें, कोई कारोबार ये वायबल रह नहीं गया हुआ। हम लोग इससे ज़्यादा एक प्लाजा खड़ा करके उस वहाँ से रेंट हमें आ सकता है, तो यानी कि मुख्तलिफ हम जो है इतनी कमर्शियल, इतनी महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर हम और काम करके तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपना पेट्रोल पंप चलाएं। इस वजह से हमने कहा है कि हमारे आप लाइसेंस कैंसिल कर दें, ताकि हमें माफ़ी देते हैं आप लोग। मतलब ये काम हमारे वारे का नहीं रहा है, अब हमें ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन छोड़ देंगे तो फिर आवाम का क्या बनेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। मतलब आप लोगों को अगर हुकूमत नहीं सोच रही तो आप लोग ही सोच लें। फिर हम पिछले 1 साल से जो है वो तकरीबन हैंड टू माउथ चल रहे हैं, तो 1 साल से हम खिदमत खल्की कर रहे हैं, तो अब जो है वो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो हमारी बात सुन ले, हमें सीरियस ले, क्योंकि हम जो है वो मुल्क को कौम का पहिया चला रहे हैं। तो अगर हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ की शिद्दत का अंदाज़ा है कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो हम इस वजह से हम लोग नहीं चाह रहे स्ट्राइक पर जाना। लेकिन जिस तरह से हुकूमत का रवैया है और जिस तरह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो हम लोगों को जाना हमारी मजबूरी बन चुका है। तो जब आप लोगों ने दोबारा स्ट्राइक की कॉल दी थी तो कोई हुकूमती नुमाइंदा उसने कोई आपको कॉल की हो या आपसे बात करने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ हुआ? हुकूमती नुमाइंदा ने मुज़ाकरात के लिए तो नहीं, अलबत्ता थ्रेट्स कॉल ज़रूर आई हैं कि हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस टाइप की कॉल्स आ रही हैं हमें। लेकिन इस तरह की कोई कॉल, मुज़ाकराती कॉल कोई नहीं आई कि आकर बैठ के बात की जाए, इस तरह की कोई अभी तक कॉल नहीं आई आप लोगों को मुशावरत के लिए। तो कल के लायामल के हवाले से मैं बताइए, कहाँ पर आप लोग जाएंगे, मतलब रूट क्या होगा, कहाँ पर हड़ताल की जाएगी? जी, ऑल पाकिस्तान हड़ताल है, पूरे पाकिस्तान में जो है वो आज़ाद कश्मीर तक, कराची से लेके कश्मीर तक, गिलगित बल्दिस्तान वगैरह सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और जो है उसके और ये कोई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगी, इसमें जो है कोई हमारा तय नहीं है कि कल ही खाली होगी। ये जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो तब तक हम जो अपने पंप नहीं खोलेंगे, तब तक ये जो हड़ताल है ये जारी रहेगी। तो जनाब, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस चीज़ को देखा जाए और इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि अवाम जो है उसके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। क्योंकि अगर ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चलती रही हड़ताल या पेट्रोल पंप्स बंद हो गए तो अवाम के ऊपर सारा बोझ पड़ेगा, वो ही परेशान होगी, ना इनका कुछ जाएगा ना आपका कुछ जाएगा। तो एक पेज पर आने की कोशिश की जाए। हमारे साथ चौधरी नुमान मजीद मौजूद थे, नायब सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और अपने मुतालिबात के हवाले से हमसे बात की है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो DHA नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप इस वक्त खत्म हो चुकी है और इस नेशनल चैंपियनशिप में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबलों का इनकाद किया गया था। और मर्दों की कैटेगरी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आर्मी के सैयद हसीब तारिक 4 गोल्ड मेडल्स और एक नए रिकॉर्ड के साथ चैंपियनशिप के बेहतरीन स्विमर करार पाए थे। और अगर खवातीन में बात की जाए तो वाबडा की जहां आरा नबी 5 गोल्ड मेडल्स और 3 नए कौमी रिकॉर्ड के साथ फातेह ठहरी है। और अगर यंग स्विमर्स की अगर बात की जाए तो अंडर 14 कैटेगरी में जाइना एहसन ने खूब
कारकर्दगी दिखाकर सबसे पॉइंट्स ज़्यादा हासिल किए हैं और 8 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रही हैं, जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 3 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। और अगर कैटेगरी 12 की अंडर 12 की बात की जाए तो मोहम्मद दयान काशिफ हैं जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ मैदान मार लिया है। तो दयान काशिफ ने 3 इनफरादी नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। तो आज हमने इन दोनों लिटिल चैंपियंस को जागो लाहौर में मद्दू कर रखा है। तो चलिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ाइना एहसन है जो अंडर 14 नेशनल स्विमिंग चैंपियन है, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद दयान काशिफ जो अंडर 12 नेशनल स्विमिंग चैंपियन है। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ज़ाइना कैसी हैं आप? बहुत ठीक है। दयान कैसे हैं आप? आप दोनों को पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक है, आप लोगों ने जो है वो गोल्ड मेडल और ट्रॉफी हासिल की है। और इसमें सबसे पहले मुझे ज़ाइना आप बताइए कि कितने इसमें कॉम्पिटिशन्स थे, किस किस में आपने हिस्सा लिया और कितना मुश्किल था ये? इस दफ़ा 2 मुकाबले इकट्ठे हुए थे। ओपन चैम्पियनशिप जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, अच्छा, एंड एज ग्रुप चैम्पियनशिप जिसमें मैं अंडर 14 में आई थी। ओपन में मैंने 800 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल और 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में हिस्सा लिया था, जिसमें मुझे 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला था। ओपन काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सारे बड़े बड़े स्विमर्स होते हैं एंड कोई एज लिमिट नहीं होती। बट एज ग्रुप में जिसमें मैं अंडर 14 में थी, उसमें मैंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 फ्री स्टाइल एंड 100 फ्री स्टाइल एंड देन 200 IM में हिस्सा लिया, जिसमें मुझे 2 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मिला। एंड देन उनके रिजल्ट्स पे मुझे बेस्ट स्विमर की ट्रॉफी भी मिली। वेरी गुड, दैट्स सो नाइस। दयान आप मुझे बताइए आपने किस किस मुकाबलों में हिस्सा लिया, कितने आपके पास इस वक्त जो है वो मेडल्स हैं, कितने जीत चुके हैं आप? ये नहीं पता कि टोटल कितने हैं, मगर ये पता है कि जो अभी नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसके अंदर मैंने 6 मुकाबलों में हिस्सा लिया है। ठीक है। उसमें से 5 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, 1 सिल्वर मेडल लिया है और 3 इंडिविजुअल नेशनल रिकॉर्ड्स बनाया और 1 रिले रेस का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, तो कितने सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा जहाँ पे आपको लगा कि मैं यहाँ पर पोजीशन नहीं ले सकता, या आपको ऐसा लगा हो कि ये मैं जीत नहीं सकता? 50 मीटर फ्री स्टाइल मुश्किल था, वो मेरी उस दिन की चौथी रेस थी। बहुत नर्वस था उस वक्त, मगर लेकिन फिर भी मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया और 0.26 माइक्रो सेकेंड से सेकंड आया। आपने 3 इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? 100 मीटर फ्री स्टाइल का बनाया है मैंने रिकॉर्ड, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का बनाया और 50 मीटर बटरफ्लाई का बनाया। दैट्स गुड। और इसके बारे में भी मज़ीद जानेंगे कि इसमें तैयारी कितनी करनी पड़ती है, क्या क्या टफ रहता है इसके अंदर। ज़ाइना, आपको जब पता चला कि अब आप जीत चुकी हैं, इतने ज़्यादा आपने मेडल्स भी हासिल किए, कैसी फीलिंग थी, कैसा रहा वहाँ पे? मज़े का रहा? काफ़ी अच्छा था। सबसे ज़्यादा तो थकावट ही थी। अच्छा। बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा था टू नो कि सारी मेहनत जो आपने की है पूरा साल उसका आपको मिला है। तो आपको कौन सा ज़्यादा टफ लगा कि जहाँ पे आपको लगा कि मैं पोजीशन नहीं ले सकूंगी? मुझे भी 50 मीटर फ्री स्टाइल, क्योंकि मेरी भी वो दिन में सबसे आखिरी रेस थी। अच्छा। और 50 मीटर फ्री स्टाइल में ये होता है कि बस एंड पे हाथ लगाने का फ़र्क होता है। सो मेरा भी दयान की तरह 0.01 सेकंड से फिर फ़र्क था। ओके, तो वो टफ था ज़्यादा सबके लिए। तो क्या आपको जब इस तरह की कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना पड़ता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करते हो? वैसे तो हम ट्रेनिंग पूरा साल करते हैं, लेकिन जब मुकाबले का पता चलता है, जब हमें पता होता है कि हमने कौन कौन सी रेस करनी है, सो दैन ट्रेनिंग भी बढ़ जाती है एंड हम उन स्पेसिफिक वाली रेसेस के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं। और उसके साथ ड्राई लैंड वगैरह, रनिंग और वो जिम वगैरह भी वो भी करते हो। लेकिन दयान, मुझे आप बताओ कि अगर पता चल जाता है कि हम इस डेट्स को कॉम्पिटिशन्स हैं, तो उससे कितनी देर पहले या कितने अर्सा पहले आप लोग तैयारी करते हो और किस तरह की तैयारी करते हो आप? वैसे तो पूरा साल ही हम तैयारी करते रहते हैं कि कंपटीशन आ जाए तो तैयार रहें, मगर अगर किसी स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए तैयारी करनी हो तो फिर 2 से 3 महीने चाहिए। 2 से 3 महीने पहले ही आप उस कंपटीशन की तैयारी करने शुरू हो जाते हो। लेकिन अगर डेली रूटीन में तैयारी करनी हो तो वो किस तरह की प्रैक्टिस करते हो? घर में किस तरह की करते हो या जाकर फिर किस तरह की प्रैक्टिस करते हो? अगर डेली रूटीन की हो तो अगर स्केड्यूल आ जाए तो आपको पता होता है रेसेस के, तो वो स्विमिंग में कोच के साथ आप कर लेते हो। ठीक है। वैसे ड्राई लैंड के लिए हम पुशअप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस इस तरह के हम घर में कर लेते हैं या कोच के साथ कर लेते हैं। और फिर हम रनिंग करते हैं कि स्टेमिना बिल्ड हो के अगर कोई 100 मीटर है या
400 मीटर या 800 मीटर इस तरह के इवेंट्स लगाने हैं तो उसके लिए स्टेमिना हो। एग्जैक्टली स्टेमिना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या ज़ाइना, आप भी घर पर इसी तरह की प्रैक्टिस करती हो? मैं अपने कोच के साथ वही रनिंग वगैरह स्टेमिना के लिए और फिर पुशअप्स और सारा हम स्विमिंग के जो भी आपके मसल्स चाहिए होते हैं उन पे काम करते हैं। उस पे काम करते हैं। तो ये आपका अपना इंटरेस्ट था या किसी से इंस्पिरेशन आपने हासिल की? मैंने पहले गई थी ट्रेनिंग के बगैर पंजाब एज ग्रुप में, तो तब मुझे स्विमिंग आती नहीं थी, तो देन सारी लड़कियों को देख के जिन्हें स्विमिंग आती थी वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, आई थिंक उनसे सॉर्ट ऑफ इंस्पायर होकर फिर मैंने सोचा कि आपने फिर सोचा कि इधर। तो कितने साल हो गए आपको अभी स्विमिंग करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब अभी आप अंडर 14 में हो, तो आप 10 साल की थी जब आपने स्विमिंग स्टार्ट की थी। और दयान, आपने कब स्विमिंग करना स्टार्ट की? मैंने स्विमिंग 8 साल का जब मैं था मैंने तब स्टार्ट की थी। स्कूल का समर कैंप था, उसके अंदर मैंने वैसी स्विमिंग सेलेक्ट कर ली। अच्छा। कि इन केस अगर कहीं हो जाए तो कहीं डूब ना जाऊं, तो इसलिए जब मैंने किया तो फिर उसके बाद एक वहाँ पे इंटरनेशनल कोच आए थे, उन्होंने आके कहा टैलेंट है। मैं वैसे ही रैंडमली एक कंपटीशन में चला गया था और जब वहाँ जाके पता चला वो ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल था, तो वहाँ पे जाके मैं 4th आया था बगैर ट्रेनिंग के भी। तो फिर उधर से मैंने शुरू किया कि चलो देखते हैं कि क्या पता कहीं आगे जाके टैलेंट निकल ही आए। मतलब ये आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट टैलेंट था जिसको आपने पॉलिश किया और आप यहाँ पर आज बैठे हुए। तो इसके लिए मतलब किस तरह की, जब आप प्रैक्टिस करते हो, हैवी प्रैक्टिस करते हो, तो डाइट किस तरह की रखते हो? फिर क्या क्या खाना पड़ता है, क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं फिर आप लोगों को? स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट तो ज़रूरी है। जो आप खाते हो आपका बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें जिस तरह जंक फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठा मना है। अच्छा। मगर फिर भी बीच में छोटी सी एक स्पून चीनी का ले लिया, कोई मतलब छुपा के खा लिया मामा बाबा से, या कोच को नहीं बताना मैंने सुबह जाके मैंने खा लिया, ऐसे कर लेते हो? और फिर हमारे लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और शेक्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। यही हमें डाइट, ये हमारी डाइट है, ये हम लेते हैं, उसके अब कामयाब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाइना, आपकी क्या डाइट रहती है, क्या क्या खाती है और क्या क्या? भी इसी तरह जितने दिन में ट्रेनिंग के घंटे बढ़ते हैं उसी तरह खुराक भी बढ़ती जाती है। एंड आई थिंक कि दूसरे बच्चों से तो काफ़ी ज़्यादा ही खाना पड़ता है बिकॉज हम अपनी बॉडीज़ को इतना एक्सर्ट कर रहे होते हैं, बट वही प्रोटीन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे काफ़ी रहते हैं। एग्जैक्टली ये खाना और ये हवाले से अपनी डाइट को बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट प्लान क्या है ज़ाइना आपका, क्या करना है आगे? अभी मार्च अप्रैल में पंजाब के पूरे वो कॉम्पिटिशन्स होने हैं, सो उनकी तैयारी करनी है। एंड इंशाल्लाह अगर फेडरेशन अलाउ करती है सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करना, जैसे एशियन गेम्स या सेफ गेम्स होती हैं, उसमें भी दिमाग में सोचा हुआ कि मैंने आगे भी जाना है। दयान, आपका क्या नेक्स्ट प्लान है, क्या करना है आपने आगे? अभी तो फिलहाल मेरा प्लान है कि नेशनल जितनी भी पाकिस्तान की नेशनल्स हैं वो मैं खेलूं, इंशाल्लाह जीतूं, और फिर उसके बाद फ्यूचर में मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट स्विमर कौन है, तो कौन है, या तो इंटरनेशनली हो या नेशनली हो? मेरी इंस्पिरेशन अमेरिका के माइकल फेल्प्स से है। मुझे ओलंपिक्स देखने का शौक था, तो जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की तो मैंने जब स्विमिंग देखी उसमें माइकल फेल्प्स थे, और फिर उसके अंदर वो एक बहुत अच्छे स्विमर हैं, और एंड ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर। उनको देखते हो और उनसे इंस्पायर होते हो कि मैंने उस तरह का बनना है। ठीक है ज़ाइना, आपको कोई फेवरेट? मेरी भी अमेरिका से केटी लेडेकी, वो सारी लॉन्ग डिस्टेंस वाली रेसेस करती है, सो जिस तरह वो पेस करती है उन्हें अगेन ओलंपिक्स में देखने से काफ़ी। तो इसके साथ और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं? पढ़ाई पर फिर किस तरह मैनेज करते हो, क्योंकि इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, तो क्या और स्केड्यूल क्या होता है दिन का? आई थिंक नेशनल्स के टाइम पे मेरा स्कूल काफ़ी सपोर्टिव है, सो देन वो मुझे हेल्प करते हैं कि साथ में काम, कोर्स वर्क वगैरह कवर कर लूँ। बट उसके अलावा ये होता है कि स्कूल के बाद ट्रेनिंग एंड देन ट्रेनिंग के बाद घर आके पढ़ना, तो उस तरह फिर मैनेज हो जाता है। फिर मैनेज कर लेते हो, दोनों ही मैनेज कर लेते हो, और अच्छी चीज़ है। ये तो
एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाइना एहसन और दयान काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल स्विमिंग चैम्पियंस हैं दोनों, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करें। लेकिन जनाब, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस तरह की चैम्पियनशिप्स होनी चाहिए, ताकि हमारा ये जो टैलेंट है ये निकल कर बाहर आए और अपना टैलेंट शो करवाए कि इनके अंदर कितना जज्बा है कि अपने पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं।